मेरा नाम मेघना है। मैं बहुत खुश थी। मेरी शादी होने वाली थी और शादी भी एक ऐसे परिवार में होने जा रही थी जहाँ पर मेरी सास बहुत स्ट्रिक्ट थी। वह सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट अपने बेटों के लिए थी, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत गरीबी झेली थी। लेकिन जब वह शादी करके अपनी ससुराल आई तो उन्होंने सोच लिया था कि वह अपने लिए बहुएं गरीब परिवार की लेकर आएंगी और उनके माता पिता पर शादी का कोई बोझ नहीं डालेंगी। मेरी शादी अपने ही गांव के एक ऐसे ही परिवार में हुई थी जहां 3 भाई रहते थे। उनके पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। मेरी सास के 3 बेटियां थीं जिनकी शादी हो चुकी थी। 2 नंद तो शादी करके शहर में रहती थी, इसलिए वह गांव में कम ही आया करती थी। लेकिन छोटी वाली नंद की शादी अपने ही गांव में हुई थी, इसलिए वह हमारे घर में बहुत आना जाना करती थी और हर मामलात में बहुत दखल अंदाजी देती थी। मेरी एक जेठानी थी, वह भी गरीब परिवार से आई हुई थी। मेरी सास के बेटे अपने पिता का ही कारोबार संभाल रहे थे। मेरी ससुराल का एक रिवाज था जो मेरी सास ने ही बनाया था कि वह जिस भी बहू को अपने घर लेकर आएंगी उसके माता पिता से दहेज नहीं लेंगी। मेरा परिवार भी कुछ ऐसा ही था। मैं बहुत गरीब परिवार से थी। हम 5 बहनें थे। हमारा कोई भाई नहीं था। पहले ही मेरे पिता बड़ी मुश्किल से मेरी 4 बहनों की शादी कर चुके थे और उनको दहेज देकर बुरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। अब वह मेरे लिए भी रिश्ता तलाश कर रहे थे और जैसे तैसे मेरे दान दहेज का इंतजाम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरा रिश्ता इस परिवार में तय हुआ तो यहाँ मेरी सास का कहना था कि हम लोग दहेज नहीं लेते, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। यह सुनकर तो मेरा पूरा परिवार खुशी से झूम उठा था और फिर मेरे पिता ने इस परिवार में मेरी शादी करने में देर नहीं लगाई। मैं खूबसूरत थी, इसीलिए मेरी सास ने मुझे जल्द ही अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था और मेरा भाग्य भी उनके बेटे के साथ जुड़ा हुआ था। मेरा दहेज भी वहां पर तैयार कर लिया गया था। मेरी सास का कहना था कि हमारे यहाँ बेटों की शादियों पर दहेज का इंतजाम बेटा खुद करता है। लड़की के मायके से हम लड़की के अलावा कुछ नहीं लेते, इसलिए मेरे दहेज का इंतजाम भी मेरी सास ने नहीं बल्कि मेरी पति ने किया था। मेरी सास बड़ी ही कड़क बिहेवियर की औरत थी। उन्होंने ही अपने घर का यह उसूल रखा हुआ था। उनका कहना था कि लड़की वाले अपनी बेटी की शादी भी करे, दान दहेज भी दे, बेटी भी दे और फिर सबके आगे सर भी झुकाए। एक समय था जब उनके पिता ने भी बड़ी मुश्किल से उनकी शादी अच्छे घर में करने के लिए यह सब कुछ किया था। जब उनके घर में खाने के लाले पड़े हुए थे, उन्होंने तभी ठान लिया था कि जब मेरे बच्चों की शादी होगी तो मैं अपने घर का उसूल बदल दूंगी और कभी भी किसी गरीब की बेटी जब अपने घर लेकर आऊंगी तो उससे दहेज नहीं लूंगी। वैसे तो यह कहीं का रिवाज नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बेटों से पहले ही कह दिया था कि अपने लिए दहेज तुम लोगों को खुद बनाना होगा। जिस बेटे के पास दहेज का इंतजाम हो जाए तो वह मेरे पास खुद आ जाए तो मैं उसकी शादी करवा दूंगी। मेरे पति ने पूरे 4 साल तक पैसे इकट्ठा किए थे। घर में नॉर्मल इस्तेमाल करने का सामान, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, यह सारी चीज जब तक उनके पास इकट्ठी नहीं हो गई तब तक उन्होंने अपनी माँ से अपने रिश्ते की बात नहीं की थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने लिए अलग कमरा भी बनाया था, क्योंकि मेरे ससुराल के घर में सिर्फ एक ही कमरा था जिस कमरे में मेरी सास ने अपने बच्चों को जवान कर दिया। जब मेरे जेठ की शादी हुई थी तब उन्होंने भी अपने लिए खुद कमरा बनाया था और अब मेरे पति की शादी हुई तो उन्होंने भी अपने लिए अलग से कमरा बनवाया। उस कमरे के अंदर उन्होंने सारा जरूरत का सामान रखा था, यहाँ तक कि हर वह सामान रखा जिसकी एक औरत को जरूरत होती है या एक परिवार को। इसके बाद उन्होंने अपनी माँ से कहा, अब मैं शादी करने के लायक हो चुका हूँ, माँ आप मेरी शादी करवा दीजिए। मैंने अपनी शादी के लिए सारा बंदोबस्त कर लिया है, यहाँ तक कि शादी पर होने वाले खर्च का बंदोबस्त भी मेरे पति ने कर लिया था। मेरे माता पिता की तो खुशी के ठिकाने नहीं थे कि उनकी बेटी का भाग्य इतना अच्छा हो सकता है कि वह खाली हाथ ही विदा हो जाए। और ससुराल भी अच्छा है, पति भी अच्छा है। मेरी ही तरफ के कुछ लोगों को जब यह पता चला कि मेरी सास बिना दहेज के अब तक 2 बहुएं घर में ला चुकी हैं, तो मेरे ही रिश्तेदारों ने कहा था कि इसका कोई देवर नहीं है। जिस पर मेरे माता पिता ने उनको बताया था कि हाँ, एक देवर है तो, लेकिन अभी वह कुछ कमाता नहीं है
अभी तो शहर से पढ़कर ही आया है, वह कुछ कमाने लायक हो जाएगा, उसकी शादी तभी होगी। मेरा एक ही देवर था और एक जेठ थे और एक जेठानी। मेरी जेठानी के पास दो बेटियां थी। जेठ जी का नाम चंद्र प्रकाश, मेरे पति का नाम उज्जवल और मेरे देवर का नाम दीपक था। हमारे इस गांव में कहीं पर भी कोई स्कूल नहीं था, इसलिए यहाँ पर जिन लोगों को भी शिक्षा चाहिए होती थी, वह शहर जाकर पढ़कर आते थे। मेरा देवर भी पढ़ा लिखा था और शहर से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया था। अभी तो फिलहाल मेरे देवर का कोई काम नहीं था, क्योंकि मेरी शादी से 1 महीना पहले ही तो उसकी पढ़ाई पूरी हुई थी और उसकी उम्र में भी मेरे पति से सिर्फ 2 साल ही कम थी। वह भी शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी सास अभी उसकी शादी करवाना नहीं चाह रही थी। जब मेरी शादी को लगभग 2-3 महीने गुजर गए, तो मैंने इस बारे में अपनी सास से कहा कि अगर दीपक शादी करना चाहता है, तो आप उसकी शादी करवा क्यों नहीं देती। जिस पर मेरी सास और जेठानी हंसने लगी। उन्होंने कहा, बेटा अभी वह पढ़ाई करके आया है, पहले कोई अच्छी नौकरी करने लगे, फिर मैं उसकी शादी करवा दूंगी। जब यह सारी बातें हम लोग कर रहे थे, तब मेरा देवर वहीं पर मौजूद था। वह अपनी माँ से कहने लगा, माँ मैं कल ही शहर जा रहा हूँ और कोई नौकरी तलाश करूंगा। मेरी सास ने कहा, बेटा अभी तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई है, तुम शहर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करके आए हो और अब तुम नौकरी भी शहर जाकर करना चाहते हो। कोई ज़रूरत नहीं है शहर जाकर नौकरी करने की, यहाँ पर कोई नौकरी तलाश करो। यह बात सुनकर मेरे देवर ने अपनी माँ को जवाब दिया, माँ मुझे यह कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं शहर में ही नौकरी करना चाहता हूँ। मेरा देवर जिद करने लगा, तो मजबूरन मेरी सास ने उसे शहर नौकरी करने की भी परमिशन दे दी थी। इस बार जब वह शहर से 1 महीने बाद आया, तो अच्छे खासे पैसे कमा कर लाया। मेरी सास ने उससे पूछा भी था कि तुम इतने पैसे कमाने लगे हो, आखिर शहर में ऐसी कौन सी नौकरी कर रहे हो। तो उसने बताया, माँ मैं शहर में मेहंदी लगाता हूँ, वहाँ पर मेरी बाजार में एक दुकान है जहाँ मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। यह खबर सुनते ही मैं तो हैरान रह गई थी। मुझे अपने देवर की यह बात सुनकर अच्छी तरह से याद आया था कि जब मेरी शादी हुई थी, तो उसे मेरी मेहंदी कोई खास पसंद नहीं आई थी और वह मेरी मेहंदी में कमियां निकाल रहा था। मेरे देवर की शक्ल सूरत अच्छी थी और वह नेचर का भी बहुत अच्छा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, नाक तो बिल्कुल खड़ी थी, रंग बिल्कुल सफेद था। वह अपने दोनों ही भाइयों से बहुत अलग था। मेरी सास ने बताया था कि वह अपने पिता पर गया है, जबकि मेरे पति और जेठ ऐसे नहीं थे, वह अपनी माँ पर गए थे। सच में मेरा देवर बहुत सुंदर था। जब से मैं इस घर में शादी करके आई थी, मुझे किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हुई थी। मैं बहुत खुश थी। कुछ ऐसा ही हाल मेरी जेठानी का भी था। वह ना तो अपने पति की मुझसे कोई बुराई करती थी और ना ही सास की कोई बुराई करती थी। सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह खबर जब घर वालों को पता चली, तो सब लोग बहुत खुश हुए थे। इसी तरह से दिन गुजरते गए और मैंने बेटी को जन्म दिया। बेटी की शक्ल देखकर मेरी सास ज़्यादा खुश नहीं हुई थी, लेकिन ज़्यादा नाराज भी नहीं हुई थी। शायद उन्हें मुझसे बेटे की उम्मीद थी और इस तरह दोबारा मुझे माँ बनने की खुशी हुई, तो दोबारा भी मैंने बेटी को ही जन्म दिया था। इस तरह घर में 4-4 बेटियां हो गई थी, 2 मेरी जिठानी की और 2 मेरी। इस बार भी मेरी सास ज़्यादा खुश नहीं हुई थी। हाँ, मेरे पति खुश थे और फिर इसी तरह करते करते मेरी 3 बेटियां हो गई और अब मेरे पति और मेरी सास के चेहरे पर सख्ती नजर आने लगी। उनको अपनी बेटियों से नफरत नहीं थी, वह मेरी बेटियों से बहुत प्यार करते थे, उनका ख्याल भी रखते थे। दिल ही दिल में मेरी सास की एक ही ख्वाहिश थी कि उनकी कोई बहू उन्हें पोते की शक्ल दिखा दे। बस उनकी जुबान पर हम दोनों बहू के लिए एक ही बात रहती थी कि अगर बेटा पैदा हो जाता तो अच्छा होता। जिस पर मेरे जेठ उनसे कहते थे, माँ यह सब कुछ इन दोनों के हाथ में तो नहीं है, क्योंकि मेरी जेठानी की बेटियों के जन्म के समय भी मेरी सास कुछ ऐसी ही बातें कर रही थी। अभी तक इस घर में बेटे का कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ तक कि मैं चौथी बार फिर से प्रेग्नेंट हुई और मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मुझे फिर से बेटी ही होने वाली है, क्योंकि हर औरत को खुद अपनी कंडीशन से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। मेरी हर बार तबीयत ऐसे ही खराब हुई थी
और इस बार भी इसी तरह से तबीयत खराब हो रही थी जैसे पहले हो चुकी थी। हमारे गांव की औरतों का कहना था कि जब औरत बेटी को जन्म देने वाली होती है तो उसका वजन बढ़ जाता है, और जब बेटे को जन्म देने वाली होती है तो उसकी तबीयत खराब रहती है, उसके चेहरे पर मुहासे आ जाते हैं, उसे कमजोरी महसूस होती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरी बेटी जन्म लेने वाली होती थी, तब मैं सेहतमंद हो जाती थी। और इस बार भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं बड़ी परेशान थी। मेरी जेठानी ने तो अपनी नसबंदी करवा दी थी, इसलिए उनके बच्चे नहीं होते थे, और अब वह अपने दोनों बेटियों पर ही ध्यान दिया करती थी। उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मेरी यह बेटिया ही मेरा बेटा है। वह तो यह बात बड़ी आसानी से कह दिया करती थी, लेकिन मेरे दिल में अपनी सास को खुश करने के लिए यह कमी हमेशा रहती थी। मेरे जेठ कभी भी अपनी माँ से सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। उनका यही कहना होता था कि बेटियां और बेटे पैदा करना किसी औरत के हाथ में नहीं होता, यह तो ऊपर वाले की अपनी मर्जी होती है कि वह किसको बेटा दे, किसको बेटी दे। वह मेरे पति की तरह नहीं सोचते थे, उनकी सोच बहुत अलग थी। मेरे पति की सोच बिल्कुल अपने माँ से मिलती जुलती थी। वह वही सोचा करते थे जैसा उनकी माँ सोचती थी, इसलिए वह भी यही चाहते थे कि उनके पास एक बेटा हो। मेरे पति तो हर बार एक बेटे की उम्मीद लगाए रहते थे, लेकिन वह कर तो कुछ नहीं सकते थे। लेकिन उनके कड़कपन से और उनकी बातों से मुझे लगता था कि वह भी वही सब कुछ कहना चाहते हैं जो उनकी माँ चाहती है। फिलहाल गुजरते हुए समय के साथ मेरा देवर हर महीने 2 दिन के लिए घर आ जाता था, और अब हमें पता चल चुका था कि वह शहर में मेहंदी आर्टिस्ट है। वह महीने में जितने भी पैसे कमाता था, उसमें से आधे पैसे मेरी सास के हाथ पर रख देता था। वह घर में सबसे छोटा था और अपनी माँ का सबसे ज्यादा लाडला था, इसलिए मेरी सास हर बार उसे रोकती थी और कहती थी कि बेटा यहीं पर नौकरी ढूंढ लो, तुम इतने पढ़े लिखे हो और काम तो मेहंदी लगाने का करते हो। मेरे देवर ने कहा, मैं कुछ भी करता हूँ लेकिन आपको पैसे तो लाकर देता ही हूँ, आप मेरे लिए लड़की तलाश करो, मैं शादी करना चाहता हूँ। यह बात सुनते ही मेरी सास हैरान रह गई थी। उन्होंने कहा, जैसी शादी तुम्हारे और भाइयों ने की है ऐसे ही तुम भी कर लो। लेकिन उसका कहना था कि दोनों भाइयों ने अपने बलबूते शादी कर ली है, अब कम से कम मेरी शादी तो आप करवा ही सकती हो। मेरी सास कहने लगी, हाँ करवा दूंगी। तुम्हें क्या लगता है, तुम शहर जाकर मेहंदी लगाते हो, मुझे 5,000 रुपये महीने में लाकर देते हो, तो उससे तुम्हारी पत्नी के लिए दान दहेज इकट्ठा हो जाएगा। जैसे तुम्हारे दोनों भाइयों ने सामान इकट्ठा किया है, अपना अलग कमरा बनवाया है, ऐसे ही तुम्हें भी शादी करनी होगी। मेरा देवर उनसे बातचीत कर रहा था, जिस पर मेरी सास ने कहा, मेरे लिए मेरे तीनों बेटे एक समान हैं। जिस तरह दोनों बेटों ने अपनी शादी की है, उसी तरह से तुम्हें भी अपनी शादी खुद अपने बलबूते करनी होगी। मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहती। जब उनके लिए एक उसूल है तो वही उसूल तुम्हारे लिए भी है। तुम्हारे भाइयों ने सालों सामान इकट्ठा किया और उसके बाद शादी की है। तुम शुरुआत करो, जितनी जल्दी दहेज तैयार कर लोगे, अपना कमरा तैयार कर लोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी। यह बात तो मेरी सास बिल्कुल ठीक कह रही थी। वह अपने छोटे बेटे की शादी अगर खुद कर देगी तो फिर बड़े बेटों के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी। यहाँ इस घर में मेरे देवर से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं था। मेरे पति और मेरे जेठ अपने पिता का ही कारोबार संभाल रहे थे, और उसी काम में से पैसे जोड़ जोड़ कर इन लोगों ने अपनी शादी का बंदोबस्त किया था। अब मैं और मेरी जेठानी सोच रहे थे कि दीपक तो सिर्फ मेहंदी लगाता है, अगर वह चाहे तो कोई और अच्छी नौकरी ढूंढ सकता है और अपनी शादी जल्द से जल्द कर सकता है, मगर वह अपना काम नहीं बदलना चाहता था। अपनी माँ की बातें सुनकर मेरे देवर को गुस्सा आ गया और उसने कहा, ठीक है ना, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। मैंने सोचा कि इस बार वह जरूर मेहंदी लगाने का काम छोड़कर शहर में कोई अच्छी नौकरी तलाश कर लेगा। अगले महीने जब वह आएगा तो शायद ज़्यादा पैसे लेकर आए। लेकिन अगले महीने जब वह आया तो उसके पास पहले के जितने पैसे भी नहीं थे, बल्कि वह तो बहुत बीमार हो गया था, और इस बार वह पूरा महीना होने से पहले भी घर आ गया था। मेरी सास उसके लिए बहुत परेशान हुई थी। मेरे पति और जेठ ने उसका गांव में ही इलाज करवाया था। उसे मलेरिया हो गया था। मेरी सास उसकी तबीयत खराब होने से बहुत ज़्यादा डर गई थी। ऊपर वाले की कृपा से
कुछ दिन बाद वह ठीक हो गया था, तो फिर से शहर जाने की जिद करने लगा। लेकिन मेरी सास ने कह दिया था कि अब तुम कहीं नहीं जाओगे, जो भी करना है यही करोगे। वह बार बार यही कहता था कि यहाँ रहकर मैं कोई नौकरी नहीं कर सकता। मेरी सास कहने लगी, वैसे भी तुम कोई इतनी खास नौकरी नहीं करते हो, मेहंदी ही तो लगाते हो, वहाँ तो तुम यहाँ भी लगा सकते हो। अब मैं तुम्हें कभी शहर नहीं जाने दूंगी, वहाँ तुम्हारा ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। मेरा देवर कुछ दिनों तक तो यहाँ खाली रहा था, लेकिन उसके बाद फिर भी उसने कोई और नौकरी तलाश नहीं की। वह अब हमारे गांव के बाजार में जाकर अपनी मेहंदी की दुकान खोलने लगा था और वहां पर मेहंदी लगाने लगा था। उस पर हम सब लोग हंसने लगे कि भला उसे यहाँ कौन मेहंदी लगवाने के लिए मिल जाएगा, यहाँ कौन मेहंदी लगवाएगा और मेहंदी लगाकर वह कितने पैसे कमा सकता है। इस तरह तो उसकी शादी में सालों लग जाएंगे। मेरी सास भी अपने बेटे के इस काम पर हंस रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, इस तरह तो मुझे लगता है कि इस जन्म में मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं देख पाऊंगी। तुम पहले शहर जाकर भी मामूली से पैसे लेकर आया करते थे और अब गांव में तो तुम्हें बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलेंगे। तुम जानते हो कि यहाँ कोई भी मेहंदी आर्टिस्ट मेहंदी नहीं लगाता। यहाँ तो घर घर रहने वाली लड़कियां ही एक दूसरे के मेहंदी लगा देती है, और वह भी फ्री में। तो फिर कोई क्यों तुम जैसे लड़के से पैसे में मेहंदी लगवाएगा। मेरा देवर कहने लगा, माँ, छोटे छोटे काम करने वाले लोग कभी कभी ज्यादा अमीर हो जाते हैं। आप गोलगप्पे खाने वाले के पास बड़ी सी गाड़ी में बैठकर जाते हैं, लेकिन जब उस गोलगप्पे वाले की आमदनी का पता लगाया जाए तो वह हमारी सैलरी से ज्यादा होती है। हम कहते हैं कि कोई 30,000 रुपये महीना कमाने वाला इंसान बहुत पैसे कमा रहा है और किसी अच्छी नौकरी पर लगा हुआ है, लेकिन उसकी पर दिन की जो आमदनी है किसी मजदूर से भी कम है, जबकि मजदूर तो लोगों के घरों में काम करके पैसे कमाता है। मेरी सास ने दीपक से कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो। तुम्हारी शादी तो तब ही होगी जब तुम अपने लिए सब कुछ खुद ही करोगे। मेरे देवर ने यह काम जारी रखा। वह गांव के बाजार में जाकर अपनी छोटी सी दुकान, कुर्सी और टेबल रखकर बना लिया करता था और वहां पर मेहंदी लगाने का काम करने लगा था। शुरू शुरू में तो उसके पास बहुत कम पैसे आते थे, लेकिन धीरे धीरे वह बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा। वह औरतों और लड़कियों के मेहंदी लगाया करता था। वैसे देखा जाए तो उसका काम इतना भी बुरा नहीं था। वह बहुत सुंदर मेहंदी लगाया करता था और उसका हाथ मेहंदी लगाने में बहुत तेज चलता था। उसका यही शौक था, लेकिन यह शौक मुझे थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि मेहंदी ज़्यादातर लड़कियां लगाती हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने गांव की एक शादीशुदा औरत के मेहंदी लगाई, जो कि बांझ थी और उसके यहाँ औलाद पैदा नहीं हो रही थी। उसके हाथ से मेहंदी लगवाने के बाद ही उसे यह खबर मिली कि वह माँ बनने वाली है, जबकि वह 7 साल से बांझ थी। उसने कहा कि मैंने तो अपने हाथों पर इस लड़के से मेहंदी लगवाई, तभी मुझे माँ बनने की खबर मिल गई। इस तरह यह बात फेमस होने लगी कि वह जिस भी बांझ औरत के हाथों पर मेहंदी लगाता है, उसको संतान की खुशी प्राप्त होती है और संतान भी बेटे के रूप में मिलती है। मुझे लगा कि यह सब बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हर दूसरे तीसरे घर से यही बात और यही आवाज़ें आ रही थी कि जिस महीने मेरे देवर से वह लोग मेहंदी लगवाती, उसी महीने उन्हें माँ बनने की खुशी मिल जाती। मेरे यहाँ भी बच्चा होने वाला था, क्योंकि मैं चौथी बार गर्भवती थी। जब आखिरी समय आया तो मैंने फिर से बेटी को जन्म दिया था। मेरा देवर तो 20 साल की उम्र में ही गांव में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। उसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जिस औरत के यहाँ भी बेटा पैदा होता तो वह औरत मेरे देवर को खुशी में कोई ना कोई महंगा तोहफा दे दिया करती थी। और अब तो मेरे देवर ने मेहंदी लगाने का चार्ज भी बहुत ज़्यादा कर दिया था। औरतें तो दूर दूर से उससे मेहंदी लगवाने के लिए आ रही थी। मेरी सास ने एक दिन उससे कहा कि तुम मेहंदी लगाते हो या कोई जादू टोना करते हो जो यह सब कुछ हो रहा है। तो मेरा देवर कहने लगा कि जादू टोना तो नहीं करता हूँ, लेकिन यह सब हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। गांव के लोग मेरे रिश्तेदार नहीं हैं जो मेरे लिए झूठ बोलेंगे। आप खुद जाकर किसी से भी मेरे बारे में मालूम कर सकती हूँ। उसकी बात पर मेरी सास खामोश हो गई, क्योंकि 2-3 औरतें मेरी सास के पास भी आई थी और उसके बारे में बताकर उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। अब दीपक के पास पैसे ही पैसे होते थे। उसने घर में नया कमरा बनवाना शुरू कर दिया था। वह अपना कमरा अपने दोनों भाइयों से बड़ा बनवा रहा था। इसके बाद उसने फर्नीचर भी बहुत महंगा और लग्जरी लगवाया था
और बाकी सामान भी। मैं और मेरी जेठानी तो जलकर राख हो रहे थे कि यह अपनी पत्नी के लिए यह सब कुछ बना रहा है। इतना तो मेरे पतियों ने हमारे लिए भी नहीं किया। यह तो सबसे आगे निकल गया। वह धड़ाधड़ अपनी शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था। उसने इतना सामान बना लिया था जितना हमारे लिए हमारे पतियों ने बनाया था। मैंने एक दिन अपने देवर से मजाक में कहा, अब तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। वह कहने लगा, नहीं भाभी, अभी मैं शादी नहीं करूंगा। अभी मेरी शादी में कुछ समय लगेगा, क्योंकि अभी तो मैंने आधा सामान बनाया है। अभी तो और ज़्यादा अपने लिए सामान इकट्ठा करना है, उसके बाद ही शादी करूंगा। आपको पता है, मुझे तो अभी इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीदना है। मैं अपने बाथरूम में गीजर लगवा लूंगा, ताकि मेरी पत्नी को सर्दियों में गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध हो। और गर्मियों के लिए कमरे में एसी लगवा लूंगा, ताकि गर्मियों में उसे गर्मी न लगे। यह सुनकर तो मैं और मेरी जेठानी हैरान रह गई। हमने अपने पतियों से भी कहा था कि आपने तो हमारे लिए इतना अच्छा इंतजाम नहीं किया जितना दीपक अपनी पत्नी के लिए कर रहा है। वह लोग भी खुद हैरान हो रहे थे कि उनका भाई सिर्फ मेहंदी लगाने में इतने पैसे कमा रहा है। मेरी सास अब अपने सबसे छोटे बेटे को पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगी थी, क्योंकि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। इसलिए वह अपने ज़्यादातर पैसे अपनी माँ के हाथ पर ही रख रहा था। सबको उससे अपने अपने मतलब निकालने थे। सब उससे कुछ न कुछ करवाना चाहते थे, लेकिन जो मतलब मुझे था वह बिल्कुल आसान और साधारण था। मैंने सोच लिया था कि वह जो लोगों के घरों में बेटे पैदा करवा सकता है, वह मेरे घर में बेटा पैदा क्यों नहीं करवा सकता। मैंने सोच लिया कि मैं भी अपने हाथों पर उससे मेहंदी लगवाकर बेटे को जन्म दे सकती हूँ, क्योंकि अब तक जितनी भी शादीशुदा औरतों की वह मेहंदी लगा चुका था, उन्होंने बेटे को जन्म दिया था। मैं बांझ तो नहीं थी, लेकिन मेरे पास 4 बेटियां थीं, और यही वजह है कि मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी तब महसूस होती थी जब मेरे पति भी अपनी माँ की कही हुई बातें कहते थे। इसलिए मुझे अब यह कदम उठाना था। और फिर जो काम वह सबके लिए कर रहा था, वही काम वह मेरे लिए भी तो कर सकता था, क्योंकि मैं उसकी भाभी थी। मेरे लिए तो यह काम करना उसके लिए सबसे पहला कर्तव्य था। पहले मैंने सोचा कि मुझे अपने पति की परमिशन ले लेनी चाहिए। मैंने जैसे ही अपने पति को इस बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि वह लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी लगाई हुई मेहंदी से कोई औरत बेटे को जन्म देगी। मुझे तो लगता है कि वह लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और लोग बन रहे हैं। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है, और कोई ज़रूरत नहीं है उससे कोई भी मदद लेने की। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मुझे लगता था कि मेरे पति को अपने भाई की कामयाबी से जलन हो रही है, इसलिए वह यह सब बोल रहे हैं। मैं तो अपने देवर से अपना काम हल करवा कर ही रहूंगी। मुझे अपने देवर से बात करनी होगी। उससे कह दूं कि वह अपने भैया को इस बारे में कुछ न बताए और खामोशी से मेरा काम कर दे। इतना तो वह मेरे लिए कर सकता था। मैं अपने देवर के पास गई। मैंने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, दीपक, मेरे हाथों पर भी मेहंदी लगा दो। मेरे दूसरे हाथ में उसकी पसंद के बेसन के लड्डू थे, जो मैं उसके लिए बनाकर ले गई थी, ताकि वह आसानी से मेरी बातों में आ जाए। मेरे हाथ देखकर वह हैरान रह गया था। उसने मेरे साथ बातें भी की थी और मेरे हाथ के बने बेसन के लड्डू भी खा लिए थे। लेकिन थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मैंने उसे सब कुछ बता दिया था कि मैं किस नियत से उससे मेहंदी लगवाना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा, दीपक, तुम तो सब जानते हो, मेरी 4 बेटियां हैं, और भाभी के पास भी 2 बेटियां पहले से ही हैं। घर में इतनी सारी पोतियां होने से तुम्हारी माँ भी नाराज होती हैं, और तुम्हारे भैया भी बेटे की चाहत रखते हैं। प्लीज, जो काम तुम दूसरों के लिए करते हो, क्या वह मेरे लिए नहीं करोगे? मेरी बात सुनकर वह फिर से खामोश हो गया। मैंने कहा, तुम मेरे हाथों पर मेहंदी लगा दोगे ना? मुझे तो लगा था कि वह फौरन हाँ कर देगा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा, भाभी, मैं आपके हाथों पर मेहंदी नहीं लगा सकता। आपके लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? इसका मतलब है कि दूसरे लोग तुम्हें पैसे देते हैं तो तुम उनका काम फौरन कर देते हो। तुम फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी, बल्कि जितने पैसे तुम कहोगे उतने ही दे दूंगी। तुम्हारे भैया मुझे जो पैसे देते हैं, उसमें से मैं हर महीने कुछ पैसे बचा लेती हूँ, जिससे मैंने काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, ताकि वह पैसे बुरे समय में काम आए। तुम चाहो तो मैं अपने वह सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी। मुझे बेटा मिल जाएगा। उसके अलावा
मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो उसके आगे रिक्वेस्ट करने लगी थी। हालाँकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उसकी भाभी थी और उसका मेरे लिए इतना करना उसका फ़र्ज़ था। लेकिन वो मुझसे कहने लगा, "नहीं भाभी, मैं आपके इस नियत से मेहंदी नहीं लगा सकता। मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे किसी इम्तिहान में मत डालिए। अगर आपने मुझे बार-बार परेशान किया तो मैं यह बात भैया को बता दूँगा।" मैं तो उसकी बात पर डर गई थी। मुझे गुस्सा आया कि वह तो मुझे अपने भैया से डाँट खिलाना चाहता था। फिर मैंने उसे डाँट कर कहा, "अच्छा ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे, तुम वैसा ही करो। मत लगाओ मेरे मेहंदी।" मैंने उससे कहा, "मैं तुम्हारे पास बड़ी उम्मीदों के साथ आई थी, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया।" वह अभी भी मेरी बात पर खामोश रहा और नज़र झुकाकर बैठा रहा। मैं वहाँ से रोती हुई वापस आ गई क्योंकि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे किसी ने उसके कमरे से निकलते हुए नहीं देखा था, मगर मैं बहुत उदास थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा देवर ही मेरी आखिरी उम्मीद है। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। फिर मैंने फौरन ही अपने आंसू साफ किए। मैंने सोचा कि जो काम सीधे तरीके से नहीं हो रहा, उसे गलत तरीके से भी तो किया जा सकता है। और वैसे भी मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही थी। मैंने सीधे तरीके से काम करने की कोशिश की, अपने देवर के आगे रिक्वेस्ट भी की, लेकिन अगर वह नहीं मान रहा, तो मैं इससे आगे क्या कर सकती थी? अब मुझे वही ठीक लग रहा था, जो मैंने सोचा था। मैंने सोच लिया था कि जब वह बाजार में अपनी दुकान पर मेहंदी लगाने के लिए जाता है, तब उसके पास काफ़ी सारी औरतें मेहंदी लगवाने के लिए आती हैं। मैं भी अपना चेहरा छुपाकर उसके पास उसकी दुकान पर मेहंदी लगवाने के लिए पहुंच जाऊंगी। इस तरह उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसे मेहंदी लगवाने के लिए उसकी ही भाभी आई हुई है। मुझे डर तो बहुत लग रहा था। अगर मेरे पति को पता चल जाता तो वह मुझे बहुत डांटते। वह तो वैसे भी ज़्यादातर अपनी माँ की बात सुनते थे। इन दोनों भाइयों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए इनके अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं थी। यह तो उनके पिता का कारोबार था, जिसको यह दोनों भाई मिलकर संभाल रहे थे, वरना तो इन लोगों के पास भी कुछ नहीं होता। अगले दिन मैंने अपना एक दुपट्टा अलमारी से निकाला, एक ऐसा दुपट्टा निकाला जो बिल्कुल नया था। उसको मैंने एक बार भी नहीं पहना था। मैंने अपने कपड़े भी बदल लिए, ऐसे कपड़े जिनको मैंने पहली बार पहना हुआ था, ताकि मुझे कोई कपड़ों से ना पहचान सके। मैंने दुपट्टे से अपने चेहरे को अच्छी तरह से कवर कर लिया था और फिर घर से नज़र बचाकर अपने देवर की दुकान पर मेहंदी लगवाने के लिए चली गई थी। मैं अपने देवर की दुकान पर चली गई, जहाँ पर और भी औरतें मेहंदी लगवाने के लिए बैठी हुई थी। वह एक-एक करके सबके बड़ी तेज़ी के साथ मेहंदी लगा रहा था। जैसे ही मेरा नंबर आया, तो मैंने उसके सामने बैठकर अपने हाथ आगे कर दिए। उसकी नज़र नीचे की तरफ झुकी हुई थी। वह मेहंदी लगाने में बहुत बिज़ी था। जल्दी-जल्दी सबके मेहंदी लगाकर, उनसे पैसे लेकर अपने जेब में डाल रहा था। वह मेरे भी मेहंदी लगा रहा था। उसने मेरे हाथों पर बहुत सुंदर मेहंदी लगाई थी। वह मुझे पहचान नहीं सका कि मैं उसकी भाभी हूँ। फिर मैं मेहंदी लगवाकर खामोशी से अपने घर आ गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि इस बारे में मेरे देवर को पता चले कि मैंने अपने हाथों पर मेहंदी उससे लगवाई है। इसलिए मैंने कई दिनों तक अपने हाथों को अपने घर वालों से छुपा कर रखा था। मैं कोई भी काम करती तो फौरन ही अपने हाथ दुपट्टे में छुपा लिया करती थी, या फिर ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। फिर मैं कामयाब रही। यह सब करते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि अपने ही घर वालों से अपने हाथों को छुपाना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक हो गया। मेरे हाथों पर मेहंदी बहुत अच्छे से रच कर आई थी। दिन इसी तरह से गुजरते गए। कुछ दिनों बाद मेहंदी का रंग भी हाथों से उतर गया। लेकिन जैसे ही मेरे हाथों से मेहंदी का रंग उतरा, तो मुझे माँ बनने की खुशी फिर से मिली। इस खबर ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं खुशी के मारे सब कुछ सबको बताना चाहती थी कि यह सब कुछ किस वजह से हुआ है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सब लोग कहेंगे कि तुमने यह सब कुछ कैसे करवाया, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बता सकी। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी। इस बार प्रेगनेंसी में मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी और इस हिसाब से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि इस बार तो मुझे बेटा ही पैदा होगा। बेटियों के समय मेरी तबीयत इतनी ख़राब नहीं होती थी। मैंने यही सुना था कि तबीयत ख़राब हो तो बेटा जन्म लेता है। मेरी सास वह सारी कंडीशन समझ रही थी, जो बेटी के जन्म के समय होती है। मेरी सास को भी इस बात का अंदाज़ा हो रहा था
और उनके दिल में भी उम्मीद की किरण जाग रही थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। फिर उन्होंने मेरे खान-पान का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा। वह मुझे फल-फ्रूट भी खिलाया करती थी, दूध पिलाया करती थी और मुझे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी दिया करती थी। यहाँ तक कि यह सारी चीज़ें वह मुझे अपने हाथों से खिलाने लगी थी। जब मेरी जेठानी ने यह नज़ारा देखा तो वह जलकर राख हो गई। उन्होंने कहा कि इसकी तो बड़ी सेवा हो रही है। मेरी प्रेगनेंसी के समय तो मेरा इतना ख्याल नहीं रखा था आपने। इस पर मेरी सास ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार यह बेटे को जन्म देने वाली है। अपने बेटे की औलाद देखने का किसको शौक नहीं होता है, और मुझे लगता है कि इस बार मेरे खानदान का चिराग जन्म लेने वाला है। मैं सोच रही थी कि काश ऐसा ही हो, नहीं तो मेरी सास पहले से ज़्यादा मुझे जलील करने लगेगी। दिन इसी तरह से गुजरते गए और वह समय भी करीब आ गया। मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे अस्पताल ले जाया गया और वहाँ ले जाकर मुझे बेहोश कर दिया गया, क्योंकि इस बार मेरा ऑपरेशन होना था। मेरे बाकी चारों बेटियां नॉर्मल डिलीवरी से हुई थी। मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ। मैं अस्पताल के बेड पर मौजूद थी, लेकिन मुझे कहीं भी अपना बेटा नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे मेरी सास दिखाई दी, तो उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वह मुझे बहुत परेशान लग रही थी। मुझे लगा शायद इस बार भी मैंने बेटी को जन्म दिया है। मैंने अपनी सास से पूछा, क्या हुआ मम्मी जी? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? उन्होंने कहा, कुछ नहीं। मैंने उनसे पूछा, बेटा हुआ है या बेटी? वह बड़े उदास होकर कहने लगी, बेटा हुआ है। मैं हैरान रह गई थी कि बेटे की खबर सुनकर वो दुखी क्यों हैं। उन्हें खुशी से उछल जाना चाहिए था, मगर वह तो बड़े ही उदास शब्दों में मुझे यह बात बता रही थी। मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, इस बार तो बेटा हुआ है। आप मुझे खुश क्यों नहीं लग रही हो? जबकि यह खबर सुनकर तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे थे। उन्होंने मेरे रिएक्शन देखकर कहा, तुमने यह बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम हमारे परिवार की बहू हो, मगर तुमने तो अपने ही परिवार में छी। यह कहकर वह खामोश हो गई। मैं अपनी सास की किसी भी बात का कोई मतलब नहीं समझी। मैंने कहा, आप यह क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा कि कहीं उन्हें मेहंदी वाली बात का तो पता नहीं चल गया। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया था तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। मैंने कोई चोरी डकैती तो नहीं की थी। इस तरह तो मेरी सास को पोता भी मिल गया था। मगर मुझे ऐसा लगता था कि बात कुछ और है। 4 दिन के बाद मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन इन 4 दिनों में एक दिन के लिए भी मेरा पति मेरे सामने नहीं आया था और ना ही मुझे मेरा बेटा दिखाई दिया था, क्योंकि मैं खुद को भी संभालने के काबिल नहीं थी। मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि मेरे पति घर में मौजूद हैं और उनके पास मेरा बेटा था। मैंने अपने पति की तरफ देखकर कहा, आपको बहुत खुशी हुई होगी अपने बेटे को देखकर। देखिए, हमारा परिवार पूरा हो गया। ऊपर वाले ने हमें बेटा दे दिया है। लेकिन मेरे पति ने तो कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे पति ने कहा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। तभी तो तुम उसकी इतनी तारीफ किया करती थी और उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। और उस दिन भी मैंने तुम्हें उसके कमरे में बेसन के लड्डू ले जाते हुए देखा था। लेकिन फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। 4 बेटियों की माँ होने के बावजूद भी तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? मैंने अपनी मोहब्बत में तुम्हारे लिए कौन सी कमी छोड़ दी थी? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। यह अपना बेटा तुम अपने पास ही रखो। यह मेरा बेटा नहीं है, और चली जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं दंग रह गई थी। मेरे पति ने मुझे डाइवोर्स देने को कहा था और अब वह मुझे अपने घर से निकाल रहे थे। मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर उन्हें ऐसा भी क्या पता चल गया था जिसकी वजह से वह मेरे साथ यह सब कुछ कर रहे थे। अगर उन्हें मेरे देवर से मेहंदी लगवाने वाली बात पता भी चल गई थी तो यह कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं थी जिस पर वह मुझे डाइवोर्स ही दे दे। उन्होंने कहा, तुम इस घर में दोबारा कभी मत आना। तुम मेरे दिल से उतर चुकी हो। यहाँ से निकल जाओ। मगर मैं वही खड़ी हुई रो रही थी और हैरान नज़रों से सबको देख रही थी। मैंने अभी तक अपने बेटे को नहीं देखा था। उन्होंने एक ही झटके से मेरा बेटा मेरी गोद में थमा दिया
और कहने लगे, लो इसे भी अपने साथ लेकर जाओ। मेरी नज़र जैसे ही मेरे बेटे के चेहरे पर पड़ी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उसे ही देख रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, नाक बिल्कुल खड़ी थी और वह बेहद गोरा था। उसका रंग रूप, उसका चेहरा, उसके चेहरे की बनावट बिल्कुल मेरे देवर पर गई थी। यह लोग जो समझ रहे थे वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। यह लोग समझ रहे थे कि यह बेटा मेरे देवर का है। मैंने सबको मेहंदी वाली बात बता दी थी, लेकिन मेरी इस बात पर भी किसी को कोई यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे देवर को भी सब लोग बहुत डांट रहे थे। उसकी क्लास लग चुकी थी। उसने सबको बताया था कि जो आप लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि जो मैं करता हूँ वैसा भी कुछ नहीं होता। मैं तो लोगों के सिर्फ मेहंदी लगाता हूँ। मैंने कुछ लोगों को पैसे देकर यह झूठ बोलने के लिए कहा था। गांव की कुछ औरतों को मैंने पैसे दिए ताकि वह घर घर जाकर मेरी पब्लिसिटी करे। वैसे भी कोई बात अगर फैलानी हो तो किसी एक औरत को बता दो, उसके बाद वह बात दूसरी औरत के पास जाती है और फिर तीसरी औरत के पास। उसके बाद कोई भी बात आग की तरह फैल जाती है। दरअसल हुआ यह था कि जब मैं शहर में मेहंदी लगाया करता था तो वह मैं ही नहीं बल्कि और भी लड़के थे जो लड़कियों के और औरतों के मेहंदी लगाया करते थे। इसलिए मैं वहाँ इतने ही पैसे कमा पाता था जितनी मेहंदी लगाया करता था। मेरी कोई सैलरी बंधी हुई नहीं थी। जब मैं घर आया तो माँ ने कहा कि शादी करने के लिए तुम्हें अपना अलग से बंदोबस्त करना होगा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। और फिर माँ मुझे शहर जाने भी नहीं दे रही थी, क्योंकि मैं वहाँ भी मेहंदी लगाकर थोड़े बहुत पैसे कमा पा रहा था। यहाँ मैंने बाजार में जब अपनी मेहंदी की दुकान खोली तो वहाँ मुझसे कोई भी मेहंदी लगवाने के लिए नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन मेरे पास सरपंच जी की बेटी आई और कहने लगी, मैं आपको काफ़ी दिनों से तलाश कर रही हूँ। दरअसल मुझे आपसे मेहंदी लगवानी थी। आप जिस शहर में मेहंदी लगाया करते थे वहीं पर मेरी एक दोस्त रहती थी। उसने आपसे मेहंदी लगवाई थी तो उसे आपकी लगाई हुई मेहंदी बहुत पसंद आई थी। उसे पता चला कि आप मेरे ही गांव में हो, तो मैं काफ़ी दिनों से आपकी तलाश कर रही थी। मुझे आपके घर का एड्रेस नहीं मिल रहा था। अब मुझे पता चल गया है कि आप यहाँ पर मेहंदी की दुकान खोलकर बैठे हो। उसने मुझसे मेहंदी लगवाई और काफ़ी बड़ी रकम मुझे देकर चली गई थी। मैं खुश हुआ था। मैंने सोचा कि यह गांव में कोई भी मेरे हुनर को पहचान नहीं पा रहा। मुझे मेहंदी लगाने का शुरू से बहुत शौक रहा। मैं शहर में पढ़ाई करने के साथ साथ कॉलेज की लड़कियों के मेहंदी लगा दिया करता था और उनसे थोड़े बहुत पैसे भी ले लिया करता था। लेकिन अब मुझे अपना कारोबार करना था और शादी भी करनी थी, इसलिए मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। मैं फिर से काफ़ी दिनों तक तलाश करता रहा कि कोई तो मुझसे मेहंदी लगवा ले। इसी तरह एक दिन मेरे पास एक औरत आई। उसने मुझसे मेहंदी लगवाई और वह मेहंदी लगवाते हुए मुझसे बातें भी कर रही थी। वह किसी अमीर घर की लड़की थी। वह बहुत परेशान थी। उसने व्रत रखा हुआ था। उसने मुझे बताया कि वह हर महीने सोमवार का व्रत रखती है। किसी ने उसे बताया है कि 16 सोमवार का व्रत रखने से उसको संतान प्राप्ति होगी। उसने मुझे यह भी बताया था कि उसकी सास ने उसका जीना दुश्वार कर दिया है। उसकी शादी को 8 साल हो गए थे, मगर अभी तक उसके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। उसकी सास हमेशा उसे बांझ कहा करती थी और उसका पति भी उसे छोड़ना चाहता था। कहता था कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, मगर वह लाचार थी। वह चाहती थी कि कुछ भी करके उसके यहाँ औलाद हो जाए, इसलिए लोग उसे जैसा कहते हैं वह वैसा ही कर लिया करती थी। वह जब जब सोमवार का व्रत रखती थी तो मेहंदी जरूर लगाया करती थी। लेकिन इस बार जब वह मेरे पास मेहंदी लगवाने के लिए आई थी तो ना जाने क्यों मैंने उसके रोते हुए आंसू देखकर उसे तसल्ली दी और कहा कि मैडम जी आप रोया नहीं करो। इस बार आपको ऊपर वाला जरूर निराश नहीं करेगा। आपको औलाद का सुख जरूर प्राप्त होगा। हर बार आप दूसरे लोगों से मेहंदी लगवाती हो, इस बार आप मेरे पास मेहंदी लगवाने के लिए आई हो। मेरी यह मेहंदी बहुत ही स्पेशल है। जो भी मुझसे मेहंदी लगवाता है उसको कोई ना कोई खुशी ज़रूर मिलती है। मैंने तो उसे ऐसे ही यह सब कुछ तसल्ली देने के लिए और उसको खामोश करवाने के लिए कह दिया था ताकि वह रोए ना, मगर वह मेरी इस बात को सीरियस ले गई। कुछ दिनों बाद जब वह मेरे पास आई तो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। उसने कहा कि देखो भैया, तुम्हारी कही हुई बात सच हो गई। तुम्हारी मेहंदी में तो सच में कमाल है। तुमने कहा था कि इस बार मुझसे मेहंदी लगवा रही हो तो तुम्हारी गोद जरूर भर जाएगी। और देखो इस बार के व्रत में
जब मैंने तुमसे मेहंदी लगवाई तो ऊपर वाले ने मुझे माँ बनने की खुशी दे दी है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे 8 साल बाद माँ बनने की खुशी मिली है। मेरे परिवार में खुशी का माहौल छाया हुआ है। वह मेरे लिए ढेर सारी मिठाई और फल लेकर आई थी और उसने खुश होकर मुझे कुछ पैसे भी दिए थे। फिर तभी से मेरे दिमाग में यह आइडिया आया कि मैं यह बात गाँव में आम कर दूंगा कि मेरे हाथ से जो भी बांझ औरत मेहंदी लगवाएगी उसे संतान प्राप्ति होगी, और वह भी बेटा। और फिर मैंने कुछ औरतों को पैसे दिए। उनसे कहा कि वह यह बात दूसरे लोगों तक पहुंचाए और उनसे कहे कि उनके यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने मुझसे मेहंदी लगवाई थी, उनके यहाँ भी बेटा हुआ, उन्हें माँ बनने का सुख मिला। मुझसे पैसे लेकर उन औरतों ने वैसा ही किया जैसा मैं चाहता था, और फिर इस तरह मैं पूरे गांव में फेमस हो गया। जो लोग मेरे पास आया करते थे उनमें से कुछ औरतों को गोद भरने की खुशी मिली। ऐसे लोगों को यकीन हो गया कि मेरे हाथ से बांझ औरतें मेहंदी लगवाएगी तो वह गर्भवती हो ही जाती है। इस तरह यह बात आम हो गई और दूर दूर से मेरे पास औरतें मेहंदी लगवाने के लिए आने लगी। कुछ की प्रार्थना ऊपर वाले ने सुन ली तो कुछ की नहीं सुनी। लेकिन इस समय मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगा। मेरे पास ढेर सारे पैसे आने लगे। औरतें खुश होकर मुझे ढेर सारे पैसे देकर जाती थी और मेहंदी के चार्ज भी मैंने ज़्यादा कर दिए थे। लेकिन आप लोग समझ रहे हो कि मेरा और भाभी का कोई संबंध है? ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी मेरी माँ समान है। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भैया का बेटा भैया का नहीं है बल्कि मेरा है, तो यह आप लोग गलत सोच रहे हो। यह आप लोगों की बेवकूफ़ी है। आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हो। भैया, अगर आपको इस बारे में पता लगाना है कि यह बच्चा किसका है तो आप डीएनए टेस्ट भी करवा सकते हो। डीएनए टेस्ट से यह बात क्लियर हो जाएगी क्या बच्चा आपका है या मेरा है। मगर मुझे शर्म आती है कि आप लोग यह सब सोचते हो। भाभी बेकसूर है, भाभी की कोई गलती नहीं है। मगर मेरा भतीजा मुझ पर गया है तो क्या हुआ? मैं भी तो अपने पिता पर गया था। मेरी शक्ल अपने पिता से मिलती थी। बच्चे अपने परिवार वालों का ही रूप धारण करते हैं। कोई अपने भाई बहन पर चला जाता है, कोई माता पिता पर, कोई चाचा ताऊ पर, तो कोई मासी पर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने इस छोटी सी बात को इतना बड़ा रूप दे दिया है। मैं तो अपने देवर की बात सुनकर हैरान रह गई थी। वहां पर मौजूद मेरी जेठानी, जेठ और सास, उन लोगों ने भी यही कहा। तो फिर करवाओ डीएनए टेस्ट और पता लगाओ कि यह बच्चा किसका है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी करवा लिया गया था, लेकिन रिपोर्ट अभी 2 दिन बाद आने बाकी थी। और यह 2 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे तकलीफ वाले दिन थे। मेरे पति मुझसे बहुत नाराज़ थे, मुझे छोड़ना चाहते थे, मुझे घर से निकालना चाहते थे। मैं बार बार प्रार्थना कर रही थी कि ऊपर वाला मेरे हक में फैसला करे। एक तरफ बेटे की माँ बनने की खुशी तो दूसरी तरफ पति से अलग होने का दुख था। मैं बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। मेरा देवर मुझे यही तसल्ली दे रहा था, भाभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब रिपोर्ट आई तो यह बात क्लियर हो गई थी कि बच्चा मेरे पति का ही है। यह बात जब डॉक्टर को पता चली कि हम लोगों ने डीएनए टेस्ट इसलिए करवाया है, तो डॉक्टर ने भी मेरे ससुराल वालों को बहुत डांट लगाई थी और कहा था कि आप जैसे अनपढ़ लोग इस तरह की मनगढ़ंत बातों का शिकार होते हैं। इसलिए कहते हैं कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, जब माँ और पिता से मिलकर बच्चा बनता है तो वह या तो अपने पिता के परिवार वालों का रूप लेता है या फिर अपनी माँ के परिवार वालों में से किसी का रूप लेता है। और कुछ बच्चे तो हर परिवार के मेंबर का मिश्रण होते हैं, जिसके शरीर का एक एक हिस्सा किसी न किसी मेंबर पर गया होता है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी सास और पति बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। मुझे अपने पति से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने अपने पति से बोल दिया था कि अगर आप मुझे छोड़ना चाहते हो तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन मेरे पति ने मुझसे माफ़ी माँगी और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलतफ़हमी का शिकार हो गया था। मेरी सास भी बहुत शर्मिंदा हो गई थी। अपना घर बसाने के लिए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। गलती तो हर किसी से हो जाती है। मैं साथ ही अपने देवर की भी शुक्रगुज़ार हूँ, जिसने सबके दिमाग में यह बात डाल दी थी, जिससे सच्चाई सबके सामने आ गई। मेरा देवर अभी भी मेहंदी लगाता है और ऊपर वाले की कृपा से उसका काम आज भी बहुत अच्छा चल रहा है। कहते हैं कि इंसान के लिए शिक्षा हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग शिक्षा हासिल नहीं करते वह बेवकूफ़ी में आकर बहुत से ऐसे काम कर लेते हैं जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं होता। उन्हें जो दिखाई देता है वह उस पर ही विश्वास करते हैं।
तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।